हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इस वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित यानी पंडित को उदात्री कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गौतम बल श्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक अभिलेख से। चलिए और कुछ जान लेते हैं। जैसे एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय है। हाथी गुम्फा से कलिंग राजा खारवेल है। जूनागढ़ अभिलेख पूछता है तो जूनागढ़ से रुद्रदामन है। प्रयाग से पूछता है तो प्रयाग से आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त हो जाएगा। और मंदसौर अभिलेख है, इसे मालवा नरेश यशोवर्मन इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो R37 कब्रिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था इसका। और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? हल, तो हल को सिर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और भूमि को सीता कहा जाता था। और जो कृषि योग्य भूमि था उसको सीता कहा जाता था। इस काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों वेद से मिलती है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत कि किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने लगवाया था। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का यह गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद यह गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था और इसी ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। अगला प्रश्न है कि 1857 से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। कुछ और प्रश्न इसमें पूछता है कि बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखे हैं। ठीक है। और एस.एन. सेन सीधे 1857 पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1925 ईस्वी में। किसके द्वारा? M.N. राय के प्रयास एवं सत्य भक्त के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 में जो कांग्रेस की अधिवेशन होता कांग्रेस का, उसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह बनारस में आयोजित हुआ था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो यह 5 प्रांतों में। और 5 प्रांत कौन कौन थे? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्यम प्रांत, बिहार और उड़ीसा। प्रश्न है कि निम्न से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब था। तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में था। तो पेशवा के साथ बेसिन की संधि यह 1802 ईस्वी में हुआ था। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली का कार्य था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यह भी लॉर्ड वेलेस्ली के ही शासनकाल संधि की नीति को अपनाया, ये भी इनका काम था। इनमें से कह रहा है कोई नहीं, तो यही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सब काम लॉर्ड वेलेस्ली का ही था। और यह टीपू सुल्तान के साथ चौथे मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, यह भी हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक रहा, यह भी लॉर्ड वेलेस्ली के ही शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक, तो गंडमक की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल और अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी, जो कब से कब तक चला? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 80 तक चला था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में इस युद्ध की समाप्ति गंडमक संधि के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था?
तो बिहार में लोटा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। और नेहरू कब, यह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो नेहरू रिपोर्ट, तो इसमें हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम थे, एनी बेसेंट नहीं हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट का गठन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। इस समिति में एनी बेसेंट शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा माना जाता है। तो इसमें से आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, तय हो जाएगा हेनरी विवियन डिरीजियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है हेनरी विवियन डिरीजियो को। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी। तो ये जब मांडले जेल में थे, तो मांडले जेल में 1908 ईस्वी में 6 साल की सजा देकर मांडले जेल वर्मा में रखा गया था, वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती है। तो नर्मदा बनाती है, ताप्ती मांडवी बनाती है, या जो महानदी है, या महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी, तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण हो जाएगा दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चंबल। चंबल क्या है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लैगून झील नहीं है। तो लैगून झील जो इसमें हो जाएगा पेरियार झील, लैगून झील नहीं है। समुद्र से पृथक यानी अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए चिल्का झील लैगून झील है, जो उड़ीसा में है पुलिकट झील, अष्टमुड़ी झील, ये क्या है, ये आपका लैगून झील है। जबकि पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है और एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है, डेंसिटी। शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो शुक्र ग्रह का जो है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज्यादा घनत्व शुक्र का होता है, क्योंकि घनत्व के अनुसार ग्रहों के क्रम बढ़ते क्रम में हम देख लेते हैं। जैसे पहले शनि होता है, शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद मंगल, तब शुक्र, बुध और पृथ्वी। अगर इसमें अगर बुध रहता ऑप्शन में, पृथ्वी रहता, तो वो आपका होता। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, इनमें से सभी, तो सभी से होकर गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यह हो जाएगा किलाउ। किलाउ जो है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप यूएसए में, अमेरिका में स्थित है। और सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहता है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। और एटना और स्ट्राम्बोली इटली देश में पड़ता है। एटना और स्ट्राम्बोली इटली देश में है। कोलिमा का है, मैक्सिको में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जानते हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, तो द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहाँ लगेगा, तो लगेगा विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया। तटवर्ती इस्पात कारखाना तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में लगाया गया था, बराकर नदी के किनारे, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है यह जनसंख्या नीति से है। चलिए और जान लेते हैं एक समिति के बारे में। जैसे कोठारी आयोग पूछता है, या शैक्षिक सुधार से था, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर से केलकर समिति अप्रत्यक्ष कर। नरसिम्हा समिति यह था बैंकिंग सुधार से। JMB शाह समिति काले धन से।
ये सब याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी का स्थापना अप्रैल 1990 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे उसे क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी दोनों स्थितियां साथ साथ बनी रहे उसे क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है कि वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो SLR की जो अधिकतम सीमा है वह 40% हो सकती है, जिसका सीमा जो है 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना, जो 56 से 61 तक चला था। 1956 से 61 पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था और इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम में कृषि को दिया गया था, जो हिराल मॉडल डोमर पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर एवं सूची कर यह राज सूची का विषय है। राज सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, 61 विषय। संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है कि अस्थायी मित व्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? अस्थायी मित व्ययता था, तो ये इसको जानते हैं प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति स्वतंत्रता के बाद पहली बार इसकी स्थापना जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में किया गया था। जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं और इस समिति को अस्थायी मित व्ययता समिति के नाम से भी जाना जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश बापट हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं, तो अभी अधीर रंजन चौधरी हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकृत किया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत मिला था 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के कार्य बताना है आपको, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय गीत दोनों को, और 24 जनवरी 1950 को भी अपनाया। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना, उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहां से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्याय पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग, गलत है। संसद को कम से कम संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यह सही है। और राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होता, नहीं 14 दिन पूर्व, यही आपका गलत हो जाएगा। और संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, सही है। और संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है, बाद बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव जे.वी. के राव समिति ने दिया था। जे.वी. के राव समिति ने दिया था। कब? इसका गठन 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो SC/ST का जो गठन किया गया था यह 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ था, इसी के तहत किया था। इसके तहत अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। पुनः 2003 में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 368-38 के अंतर्गत और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के क के अंतर्गत 2 आयोग बना दिया गया था 2003 में 89वां संविधान संशोधन करके। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा इसमें से हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। कौन कौन है? तमिल है, तमिल 2004 में, संस्कृत है 2005 में, कन्नड़ है 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया 2014 में ये सबको घोषित किया गया है शास्त्रीय भाषा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन इसमें से नहीं आता है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ये दोनों संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं आता है। कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है अनुच्छेद 324 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु स्टेशन है और यह महाराष्ट्र में है और इस ऊर्जा का स्टेशन का स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस कब लॉन्च किया था? तो यह किया था 1957 ईस्वी में स्पुतनिक 1 को। और स्पुतनिक 1 मानव निर्मित पहला उपग्रह था जिसे रूस द्वारा 4 जुलाई 1957 को लॉन्च किया गया था। और अपोलो 11 था जो 1969 ईस्वी में गया था और चंद्रमा के सतह पर पहुंचा तथा चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि श्रृंगार शतक के लेखक हैं। और इन्होंने लिखा है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, सब भर्तृहरि के द्वारा ही लिखा गया है। और कुछ और पुस्तक देख सकते हैं जैसे पूछता आपसे मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक बी गणेश्वर हैं और बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। सूर सागर के सूरदास, राजतरंगिणी के कलहन हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस यानी विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विधि यानी कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नहरों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुर्थी। मुकुर्थी जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में मुकुर्थी है, जबकि इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? जैव निम्नीकारक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण है, अनिम्नीकृत। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1981 में। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित किया गया था। जबकि वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय वन नीति भी 1988 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी, तो यह पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी लद्दाख में है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है और तातापानी छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि सोनारा 64 किस फसल की एक किस्म है? सोनारा 64 या गेहूं का एक किस्म है, गेहूं का। सोनारा 64 गेहूं का, जिसमें सोनारा 64 है, लार्मा रोजो है, सोनाली HP 1633 है, PBW 502 है, शिवालिक है, HS है, ये सब गेहूं का किस्म है। जबकि धान में आपके पूसा 44 है, पूसा 834 है, पंत 12 है, मालवीय 322 है,
सरजूत 52 है, ये सब धान की एक प्रजाति है। गेहूं रबी फसल है, धान खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है कि जब दो अस्थियां आपस में एक साथ जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो हड्डी से हड्डी जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे? तो इसको हड्डी से हड्डी लिगामेंट यानी स्नायु बोलते हैं। और जब वहीं हड्डी से मांसपेशी जुड़ेगा तो उसको कंडरा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण कौन सा इसमें से है? तो शरीर का वजन जो है ना, यह एक उपार्जित लक्षण है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो यह हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध द्वारा। डाइसल्फाइड बंध के द्वारा इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? डीडीटी का आविष्कार पॉल मुर के द्वारा किया गया था। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फॉर्मूला होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव वायु, मृदा और जल तीनों पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन नहीं है। साल्मोनेला से कुष्ठ बता रहा है। साल्मोनेला से टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफोसा से टाइफाइड होता है, यहीं आपका पहला ही गलत दे दिया हुआ है। दूसरा प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। बैसिलस पेस्टिस से प्लेग होता है और विब्रियो कोलेरा से हैजा होता है। सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत दिया हुआ कुष्ठ। यह कुष्ठ जो होता है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? अंडा देने के बाद भी बच्चा को दूध पिलाता है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एकाडिना प्लेटिपस। एकाडिना प्लेटिपस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका सही उत्तर छोटी आंत में। और यह शुरू होता है मुख से और इसका जो भोजन का जो पाचन होता है छोटी आंत में। लेकिन अगर पानी कहेगा ना, मुख्यतः बड़ी आंत में ही अवशोषित होता है। बड़ी आंत में ही पानी अवशोषित होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में। ये सब चीजें बहुत बार पूछता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल लेंस, तो अवतल लेंस है तो यहाँ सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी और वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट, तो रॉकेट जो होता है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति नियम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में, तो यह हो जाएगा वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का। और वहीं आपसे पूछते हैं कि लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? सबसे ज्यादा श्यानता ऑप्शन इसमें है जल है, रुधिर है, वायु है, शहद। तो इसमें से सबसे ज्यादा श्यानता क्या हो जाएगा? शहद की हो जाएगा। और श्यानता का जो एसआई मात्रक बहुत बार पूछता है, पॉइज होता है। पॉइज जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा ना, उसका श्यानता उतना ही ज्यादा होता है। एक प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 5वें आवर्त में 18 तत्व है, ठीक है। और पहला आवर्त में 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है, चौथा में 18 है, पांचवा में भी 18 है, छठा में 32 है और सातवां अपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में आपका कौन पाया जाएगा? तो अधातु पाया जाएगा। अब तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है, जिसमें से 11 द्रव है, 15 ठोस है और 1 द्रव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व इसमें से कौन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है।
टाइटेनियम एक लौह जैसी धातु है, इसका अपेक्षित घनत्व 3.49 से 3.59 तक होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है ना लगभग 2000 सेंटीग्रेड तक होता है। अगर पता नहीं रासायनिक यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2CO होता है। तो यह जो NH2 के होल ट्वाइस CO कह दीजिए। यूरिया सबसे पहले इसको प्रयोगशाला में बोहलर के द्वारा बनाया गया था। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन किससे बनाई जाती है? नायलॉन, तो नायलॉन जो होता है ना या पॉलीएमाइड से बनाया जाता है, पॉलीएमाइड से। और पॉलीएमाइड और ये जो पॉलीएमाइड है ना नायलॉन, इसका खोज किया था वालेस कैर्थर्स ने। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो ध्वनि के चल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये गलत है। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, सही है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत जनित जनरेटर रूपांतरित करता है, यानी कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में? तो यह कर जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक की संख्या 7 है, इसमें से आपको बताना है कौन नहीं है। तो जो ओम है वो मूल मात्रक नहीं है, जबकि मीटर, एम्पियर और सेकंड मूल मात्रक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? 7,06,845 करोड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दुग्ध उत्पादन में तो ये पहला है, दुग्ध उत्पादन में पहला है। और कच्चा इस्पात में दूसरा है, अंडा में तीसरा है, रेलवे नेटवर्क में चौथा है। चलिए आगे देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो यह रहा 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया है? तो यह किया है शिक्षा मंत्रालय ने। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? किस तिथि को? तो यह किया गया है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो है ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, इनमें से सभी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन की वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा उड़ीसा। प्रथम स्थान पर उड़ीसा है जो 8 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि किया है। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का 4 वर्ग किलोमीटर और तृतीय स्थान पर है कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किसे किया गया है? तो यह जाएगा कदमत समुद्र तट को। कदमत समुद्र तट को शामिल किया गया जो लक्षद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तु का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। और अगला प्रश्न है कि COP27 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP27 का सम्मेलन का आयोजन यह मिस्र में किया गया। COP27 मिस्र में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत अपनी UNFCCC के लिए दीर्घावधि निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिसकी भारत अपना बात रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया जाए।
2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का समामिश्रण करेगा। यह सब बात COP27 में भारत की तरफ से रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है, सही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है, ये भी सही है। और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, जबकि ऑप्शन नंबर डी राजस्व सचिव दिया हुआ है तो यह है सुनील बर्थवाल, यह गलत दिया हुआ है। अभी राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये भी जान लीजिए कि सुनील बर्थवाल कौन सचिव है? तो वाणिज्य सचिव है, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा 131वां। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 131वें स्थान पर है, स्कोर है 53.9 और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है सिंगापुर और अंतिम स्थान पर है उत्तरी कोरिया। और यह सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्मन द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीबी है? तो हो जाएगा 51.91%। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 2023 में पद्म पुरस्कार 106 व्यक्तियों को, इसमें से 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण, 9 व्यक्ति को पद्म श्री, 91 व्यक्ति को पद्म श्री, और जिसमें से 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी NRI हैं और 7 मरणोपरांत हैं। अगला प्रश्न है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो हो जाएगा फीचर फिल्म में सोराराई पोट्रू। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ किया गया, कहाँ आयोजित किया गया था? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन यह किया गया था आपका इंदौर में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। अगला प्रश्न है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बिमल जलान। अगला प्रश्न है कि फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? फेम योजना के तहत तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्न से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो यह किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? शिवमोगा, तो शिवमोगा हवाई अड्डा जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कितना नंबर आप लोग को आया।